So welcome back to my channel, and in this video we will cover subject BCH-C3-131 जिसका हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर ली है हमने यहाँ पे, बस हमारा बचा है बॉन्डिंग वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पॉइंट देखेंगे हम। जैसे सबसे पहला हमारे पास टॉपिक यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड आएगा, फिर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी। तो इसके अंदर जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ वही कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर। चलते हैं आगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कुछ इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि हमारे पास मेनली 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। हमारे को पता है कि एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें फ़र्क क्या क्या होता है? जैसे आयोनिक बॉन्ड में क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रॉन का, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र। जैसे कि हमारे पास NaCl अगर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर ये जो सोडियम है ये एक मेटल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अपना Na+ बन जाएगा। और क्लोरीन एक नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Cl- बन जाएगा। ऐसे ही KCl, ऐसे ही सीजियम क्लोराइड भी है, सीजियम प्लस और क्लोरीन माइनस। सीजियम क्या है, मेटल, पोटेशियम भी क्या है, एक मेटल है। तो ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर यहाँ पे तो हम बोले कि इसके अंदर बेसिकली हमारा शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन एटम्स। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग होगी। क्या होगी यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को शेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका भी जो है बॉन्ड पूरा हो जाए और इसका भी बॉन्ड जो है वो पूरा हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये चीज़ रहती है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही मिथेन, F2, कोवलेंट कंपाउंड तो बहुत सारे होते ही हैं। ठीक है, जैसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जाता है मोस्टली कैसे होते हैं, कोवलेंट ही होते हैं। फिर बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, इसके अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम एंड शेयरिंग बाय बोथ ऑफ द बॉन्डिंग एटम। इसमें शेयरिंग दोनों की तरफ से होती है, बट जो एक एटम है वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है किसका, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर में रहते हैं उनका। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो यहाँ पे दे रखा है हमारे को CH3, अभी हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इसमें जो नाइट्रोजन है ये क्या कर रहा है, अपना कोवलेंट बॉन्ड डोनेट कर रहा है, मतलब अपनी जो है लोन पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया के अंदर भी ये चीज़ चलती है, NH4+ के अंदर। इसके अंदर भी जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक इस तरीके से, बाकी 3 बॉन्ड हमारी नॉर्मल होती हैं। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो कि बेसिकली हमारा न्यूक्लियस लगाता है अपने आउटर, जो हमारा न्यूक्लियस किस पे लगाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आसपास उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके ऊपर जो हमारा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम Z बोलते हैं। और इसके लिए हम डिनोट करते हैं Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है, मानो Z इफेक्टिव मैंने डिनोट करा Z स्टार से, तो Z स्टार क्या होगा मेरा, वो होगा Z-s। इस S क्या है, ये है हमारा जो भी शील्डिंग आ रही है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो इस वजह से जो भी हमारा Z इफेक्टिव कम हो जाता है उसको हम ये बोलते हैं, मतलब जो हमारा Z, जो हमारा बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारा चार्ज है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से कम हो रहा है। तो कम होने के बाद जितना बचेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, Z इफेक्टिव बोलूँगा, यानी कि इफेक्टिवली कितना बचा हुआ है उसको मैं Z इफेक्टिव बोलूँगा। जैसे देखें तो सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है अपना क्या बोलते हैं, नियॉन का दिख रहा है ज़्यादा, आर्गन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फ्लोरीन का अच्छा खासा है। तो ये हमारा देखें तो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास 1.3 था, फिर बाद में 3.25, 4.55, फिर 5.85, ऐसे हमारा Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप आने में क्या होता है, Z इफेक्टिव हमारा जो है ये कम होता है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, Z इफेक्टिव क्या होता है, डाउन द ग्रुप कम हो जाता है, रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा साइज़ बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट हमारा साइज़ कम होता है, इस वजह से। इसका एक और रीज़न भी ये भी बोल सकते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पूछ सकता है तुमसे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस फेज ऑफ द एटम। ये इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है कि इसमें गैसेस फेज ही लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ, और ये एनर्जी वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब यानी कि इतनी एनर्जी कि जिसके थ्रू मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर सकूँ, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से निकाल के इन्फिनिटी तक पहुँचा सकूँ। उसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी इन दी गैसियस फेज। अब वो कितनी भी किलोजूल पर मोल हो सकती है, इसकी ये यूनिट है। जैसे X एक गैसेस एटम है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो E- निकाल दिया मैंने, और E क्या बन जाएगा, एक हमारा कैटायन बन जाएगी, X पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी जो है एनर्जी इसमें से निकालते हैं। जो आयोनेशन एनर्जी होती है वो भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और डाउन द ग्रुप घटती है, क्योंकि
जेड इफेक्टिव का इसमें रोल प्ले होता है। सब देख रहा होगा, लेफ्ट टू राइट हमारी बढ़ रही है। जैसे फ्लोरीन जो होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। फिर होता है ऑक्सीजन और फिर होता है क्लोरीन। तो ये हमारा ऑर्डर चलता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये पता रहना चाहिए। फिर इसमें यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा मुझे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की क्षमता को मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूँगा, ठीक है। द एनर्जी चार्ज एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ऑफ एन एटम। मतलब कोई भी एलिमेंट अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जैसे मान लो मैंने किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसी एटम को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अगर उस एटम की क्षमता है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूँगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो खुश हो रहा है इलेक्ट्रॉन रख के, जो कि अक्सर नॉन मेटल दिखाते हैं। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा ई जी एच क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब कोई कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कब, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी उसकी, हमारी पॉजिटिव होगी। बट अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी नेगेटिव आई, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन लेने में चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन देने में हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगी, डेल्टा ई जी एच हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन दूंगा तब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ कि हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, कब, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, राइट। ये सब इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने फटाफट से बता दिया ये सब चीज़ें। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एफिनिटी और नेगेटिविटी दोनों अलग अलग होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति कितनी क्षमता से उसको अपने पास रखना चाहता है, वो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की नहीं होती, क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की कम इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसकी जो साइज़ छोटा होता है, इस वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए उसकी वो कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की। फिर हमारे पास आती है अपनी ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये इसका वो होता है बेसिकली, इनके जो ग्रुप है इसका ये ऑर्डर होता है, ये पता रहना चाहिए, पूछ सकता है पेपर के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी मैंने। अब आयोनिक बॉन्ड बता रखा है कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, बेसिकली हमारी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे सोडियम प्लस होके इसके पास स्टेबल कन्फिगरेशन आ गई, ऐसे ही क्लोरीन माइनस होकर इसके पास क्या हो गई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। सोडियम के पास आई नियॉन जैसी और क्लोरीन के पास आई आर्गन जैसी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके पास नोबल गैस फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इनर्ट गैस स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट था हमारे पास। फिर अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे ये तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर मैं आगे चलता हूँ और तो लैटिस एनर्जी क्या होती है भैया, लैटिस एनर्जी ये देखते हैं। जब मैं किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में फेंकूंगा, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डेल्टा एच एल से डिनोट करूंगा मैं इसको, इज दी एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन, ठीक है, ये उसकी लैटिस एनर्जी होती है। जैसे अब सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये NaCl बनेगा, जहाँ जो हीट चेंज आएगा वो क्या होगी, इसकी लैटिस एनर्जी होगी, राइट, वो क्या उसकी लैटिस एनर्जी होगी। इस तरीके से जान सकते हैं इसको हम। कैलकुलेशन से नहीं पूछता सवाल, जरूरत भी नहीं याद करने की, बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। फिर आगे चले तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी वो होती है कि जब मैं किसी भी कंपाउंड को पानी में फेंकूंगा तो जब वो सॉल्वेट यानी कि जब वो सॉल्यूशन में घुलेगा उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। इसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ये काम का तो नहीं लग रहा मुझे। फजान्स रूल जान सकते हो, ये बेसिकली मतलब ये बेसिकली जो था फजान चाचा, इसने जो रूल बनाया था, ये बनाया था पोलराइजिंग के लिए कि जो हमारे कैटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर कब बढ़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ कैटाइन विल बी मोर पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, यानी कि किसी भी दूसरे एटम को पोलर बनाने का, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पोलराइजिंग पावर के बारे में ये होती है पोलराइजिंग पावर। जैसे कि अब यहाँ पे जो हमारा लिथियम है, ये सामने आयोडीन रखा है, तो आयोडीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा है, इसको बोलते हैं पोलराइज। किसी को पोलर बनाना, यानी किसी के अंदर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्रिएट करना, किसी के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करना। क्या करना, किसी के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करना इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर।
और कैटायन जितना छोटा होगा तो उसके ऊपर चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज, वो उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा है अ कैटायन विल बी मोर पोलराइजिंग पावर इफ़ इट इज़ स्मॉल एंड हाईली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि चार्ज ज़्यादा हो और साइज़ कम हो, चार्ज ज़्यादा और साइज़ क्या हो, कम हो। एनायन विल बी मोर इजीली पोलराइज, उसका अगर लार्ज क्या होगा, साइज़ होगा और हाईली नेगेटिव होगा तब। ठीक है, पोलराइजेशन इज फेवर्ड इफ द कैटायन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। अगर नोबल गैस कन्फिगरेशन होगी तो भाई क्यों वो किसी को पोलराइज करेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए वो अगर वो नोबल गैस कन्फिगरेशन वाला नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस रूल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। 1 और 2 जो रूल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे को, जो पता रहना चाहिए। अच्छा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे दे रखा है, सिंपल सी बात है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को। अब बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि बॉन्ड के अंदर जो जैसे अगर मैं बोलूँ HCl का बॉन्ड, तो HCl के बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी जब हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, तो तब भी ये चीज़ काम आ रही थी। ऐसे ही HCl बॉन्ड के अंदर ये अपनी तरफ खींच के रख रहा है। बट जब मैं बोलूँ Cl बॉन्ड, तो इसके अंदर तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं ना, तो उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। क्या होगी, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। बट HCl के अंदर पोलैरिटी डेवलप होगी। तो Cl वाला जो है पॉइंट है, उसके पास डेल्टा नेगेटिव आएगा और H के पास डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। डायपोल मोमेंट में सेम चीज़ चलती है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ एरो खींचेंगे हम, यानी कि उसकी तरफ डायपोल मोमेंट उसकी होगी। सिंपली ऐसे बताते हैं इसको। और डायपोल मोमेंट को कैसे बनाते हैं हम, डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, डिनोट करेंगे म्यू से, म्यू बराबर में Q इंटू R, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ये हमारा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अगर मैं आगे चलूँ तो एप्लीकेशंस और डायपोल मोमेंट, ये काम कभी नहीं आएगा अभी कुछ ऐसा। जो इंपॉर्टेंट है से वही बताया जाएगा। ठीक है, जैसे वेस्पर्ट थ्योरी आएगी, जो डायपोल मोमेंट है उसी को यूज करके वेस्पर्ट थ्योरी भी आई थी। ठीक है, तो अब वेस्पर्ट थ्योरी क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी कि जो वैलेंस शेल होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शन आता है, उस वजह से जो उनकी ज्योमेट्री बनती है वो किसने डिफाइन करी थी, VSEPR ने डिफाइन करी थी। अब जो इसमें रिपल्शन होता है वो लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होता है। किसका भैया, लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। यहाँ पे लिखा भी है तो मैं बता देता हूँ। लोन पेयर अगर लोन पेयर है, मैक्सिमम रिपल्शन होगा कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का उससे कम होगा। ठीक है, तो इसके डिपेंड के ऊपर हमारी VSEPR आई थी, जिसको हम देख सकते हैं। बेसिकली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिफाइन करी थी VSEPR ने। उससे पहले लुईस चाचा आए थे, लुईस चाचा की जो थ्योरी थोड़ी फेल हो गई थी। ठीक है, कुछ एटम्स के अंदर वो नहीं लग पा रही थी। बाकी बात करें लुईस की, तो लुईस अपने जो सिंबल्स ऐसे नोट करता था, वो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाता था। जैसे लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो लिथियम हमारे पास है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 2s1। इसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो यहाँ पे हमारे को डॉट से क्या दिखाना पड़ता था, कितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे लिथियम के पास 1 है तो 1 दिखाया, बेरिलियम के पास 2 हैं, बोरॉन के पास 3 है, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, फ्लोरीन के पास 1 है। तो ऐसे हम दिखाते थे किसको, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और ये बोलता था लुईस की अगर हमारा जो कन्फिग्रेशन है बेसिकली आउटर मोस्ट, अगर वो फुलफिल हो जाएगी, यानी कि अगर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे, तो वो इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन पा जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो ऐसा बताता था हमारा कौन, लुईस। तो इसके थ्रू हम लुईस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मिथेन का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH4 का, तो मिथेन में कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से मैंने डॉट से दिखा दिए। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, और हाइड्रोजन केस में ऑक्टेट पूरा करना होता है हमारे को। किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। तो मैंने ऐसे हाइड्रोजन बना दिए। अब इसके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग क्रिएट होगी। तो कैसे बॉन्डिंग बनेगी, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा देंगे, इसका डुएट पूरा हो गया, इसका डुएट पूरा हो गया, इसका डुएट पूरा हो गया, और इसका डुएट पूरा हो गया। ये समझ में आ गया होगा। फिर जो हमारा बचा मेन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 क्या करेगा, ये बोरो कर लेगा हाइड्रोजन से, तो उसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा भैया, पूरा हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह से हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर बन रखे हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये बन रखा है इथाइलिन का, अभी पूरा दिखा भी रखा है कैसे कैसे बनता है हमारे को। ठीक है, जैसे ये हमारा SF4 का बना है। ठीक है, अब आगे चलते तो और हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोऑर्डिनेट के बता दिया कि मैंने इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, यही स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है। ये कोवलेंट बॉन्ड का टाइप ही, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं एज अ एग्जाम्पल, मतलब एज अ डिफरेंट नेम। फिर इसमें आगे बढ़े तो ये कुछ काम का नहीं लग रहा है। बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ तो पता ही है कि दो एटम के बीच में जो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, अगर बॉन्ड लेंथ, हाँ बताया, तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर दो लोग पास हैं बहुत तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ है। अगर चौक बड़ी है तो टक से छूट जाती है, छोटी टॉक है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो वही वाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर बात करें VSEPR थ्योरी की, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी प्रोवाइड्स अ वे और इज एन अप्रोच डेट अलाउ अस टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ताकि हम प्रोबेबल जो सही स्ट्रक्चर उसके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे लिखा भी है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और वो कब से कम होगा, और वो ज़्यादा होगा किससे, बॉन्ड पेयर से। यानी कि बॉन्ड पेयर सबसे कम, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर उससे ज़्यादा, फिर लोन पेयर सबसे ज़्यादा। Molecules with central atom have only bond pairs. Molecules with central atom having bond pair and lone pairs. Molecules with central atom having multiple bonds. तो इसमें अलग अलग चीज़ें चलती हैं, इसके ऊपर चीज़ें बेस होती हैं। जैसे यहाँ पे एक और पोस्टुलेट दे रखा है, द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम इज अ मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्व्स इन अ स्पेस इन सच अ वे दैट दे मिनिमाइज देयर म्यूचुअल रिपल्शन। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पेस के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि वो जो अपना रिपल्शन है उसको मिनिमाइज कर सकें इस तरीके से। ठीक है, तो रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे हमारे को बना रखा है BeCl2, BeCl2। अब इसमें जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर डिपेंड करती चीज़ें। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि साइड वाले एटम को देख रहे हो। तो सेंट्रल एटम है हमारा बेरिलियम है, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो उसके पास कोई भी लोन पेयर तो नहीं है, तो इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री कैसी बनती है, लीनियर बनती है, जिसमें जो बॉन्ड एंगल होता है कैसे कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। फिर बात करें BF3, तो BF3 के अंदर 3 फ्लोरीन है, तो ये अब यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्शन होने की वजह से ये जो है 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री बनती है हमारी कैसी, ट्राइगोनल। ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे अलग अलग ज्योमेट्री, जैसे लीनियर में 180 डिग्री का एंगल होगा, जिसका एग्जांपल BeCl2 HgCl2 हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ AX3 में भी हमने पढ़ा, BF3 पढ़ा हमने, तो ये कैसे होती है, ट्राइगोनल प्लानर होती है। ठीक है, जिसको हम ट्राइगोनली बोल सकते हैं। फिर AX4 में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल बनेगी, जिसको बोलते हैं CH4 मिथेन की हो सकती है हमारी, है ना। फिर AX5 की बात करें तो हमारे पास PCl5 है यहाँ पे, तो PCl5 के अंदर बेसिकली क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। जैसे अगर मैं सेंट्रल एटम बनाऊँ A, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मैंने बोला, तो एक ऐसे अरेंज होगा और एक ऐसे अरेंज होगा, तो ये हमारी बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरीके से। इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं हमारे कैसे होते हैं, 120 डिग्री वाले और 90 डिग्री वाले होते हैं, 120 और 90 डिग्री वाले होते हैं, इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होती है। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर सेंट्रल एटम जो हमारा इस तरीके का 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे और ऐसे, तो इसके बीच में ऐसे हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल बनता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें सारे के सारे कैसे एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एग्जांपल में तुम SF6 की बात याद रख लो। फिर अब बात करेंगे हम जिसमें चलो हमने तो पढ़ लिया कि टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता है, 109.5 होता है, पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 109.5। अब अगर मान लो लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आया तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे sp3 की तरह ही, ये भी ट्राइगोनल प्लानर बनेगा, पिरामिडल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऊपर जगह ले रहा है, जिसके से ये पिरामिड शेप में बन जा रहा है नीचे, इस तरीके से। टेट्राहेड्रल में 4 हेड है, ट्राइगोनल प्लानर में मैंने बोला 3 हेड है, बट ये 1 पिरामिडल रहा है क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, लोन पेयर। फॉर एग्जांपल NH3 के पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे H2O हमारा बेंट क्यों होता है H2O, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के, ये 2 कान जैसे निकल रहे हैं ना, रैबिट जैसे कान, ये हमारे लोन पेयर है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 180 से कम हो गया, कितना हो गया, 104.5 होगा, जिसको हम एंगुलर या फिर बेंट शेप भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले थे, देख सकते हो, उसको मैंने बता दिया इस तरीके से, है ना। जैसे XCF4 में भी 2 लोन पेयर होते हैं, तो कैसा बन जाता है, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ताकि अपनी जो रिपल्शन को मिनिमाइज करके क्या बना लेगा, स्क्वायर प्लानर बना लेगा। ऐसी स्क्वायर पिरामिडल, इसमें एक लोन पेयर है बस, तो ये क्या होगा, किसके अंदर होगा, SBF5 के अंदर हो सकता है, IF5 के अंदर हो सकता है। एक चीज़ में ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पीरियड नंबर 3 के जितने भी क्या बोलते हैं एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कभी भी अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे नाइट्रोजन कभी भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन कभी भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, फ्लोरीन की हमेशा 1 बॉन्ड बनती है, इस तरीके से। और ऑक्सीजन हमेशा 3 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये हमें पता रहना चाहिए।
अब ये ख़त्म हो गया वाला पोर्शन। इसमें अगर मैं आगे चलूँ और तो मेरे पास आया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड थी अपना जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड थ्योरी थी। इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मेरे को, तो और इम्पोर्टेंट में चलते हैं। तो अब इसमें जैसे रेजोनेंस के बारे में कुछ बात करी गई थी। रेजोनेंस कैसे होता है, जैसे हमारे पास SO3 है, सॉरी SO है, SO माइनस, तो उसको बोल सकते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास है, SO2 हमारे पास है। अब ये अगर मैं SO2 का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसके अंदर बेसिकली जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं हमेशा, मतलब जो इसकी बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या करती रहती है, इसकी रेजोनेंस चलती रहती है। कभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कभी सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से। फिर इस वाले पे नेगेटिव आएगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही ये वाला दिखा रखा है कि ये भी हो सकता है इसका, एक बार इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, एक बार इस वाले पे नेगेटिव आया, और सल्फर पे पॉजिटिव तो आता ही रहेगा, तो ऐसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ऐसे ही बेंजीन वगैरह का बनता है, इथाइलिन का बनता है, इस तरीके से बनता है इनका भी। यहाँ पे दिखा रखा है, ये तो काम का नहीं है। ट्राइफेनाइल फॉस्फेन दिखा रखा है यहाँ पे, ये ट्राइफेनाइल फॉस्फेन होता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस चल सकता है हमारा। अब इसमें जो है फॉस्फेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, दोनों तरीके सही है। यहाँ पे बस बेसिकली हम दिखा रहे हैं कि पोलैरिटी डेवलप हो रही है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के अंदर। इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू फॉस्फोरस। ऐसा मतलब क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे फॉस्फोरस आते हैं, और मैंने बोलता डाउन दी ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पोलैरिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ सकता है, राइट। ऐसी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। इसमें और कुछ तो नहीं लग रहा मुझे काम का ज़्यादा इसमें। ये तो पता ही होगा sp3 के अंदर सारे एंगल कैसे होते हैं, 109.28 के होते हैं, ठीक है। और sp2 में सारे के सारे 120 के होते हैं, और sp में सारे कैसे होते हैं, 180 के होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इसमें लीनियर, इसमें प्लानर बनता है और इसमें नॉन प्लानर बनता है। 109.28, 120 और 180, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहती है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अगर कार्बन से सारे बॉन्ड कनेक्टेड सिंगल है तो कैसा होगा, sp3 होगा। एक डबल बॉन्ड आ जाएगा अगर, बाकी सारे सिंगल होंगे तो कैसा होगा, sp2 होगा। और दोनों डबल आ जाए या फिर एक ट्रिपल आ जाए तो कैसा होगा हमारे पास, sp, सिर्फ sp होगा। यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। 3 सिग्मा 1 पाई तो क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। 2 सिग्मा 2 पाई तो क्या होगा, sp होगा। इस तरीके से समझ में ही बात, तो ऐसे हमारा चलता है इसमें, ये पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी बोलते हैं। अब MOT के अंदर जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है और डायमैग्नेटिक कौन सा है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इसके अंदर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम जैसे कि मान लो अगर एक S मिला और एक P मिला तो क्या बनाएगा, sp बनाएगा। एक S 2 P मिले तो क्या बनाएगा, sp2 बनाएगा। एक S 3 P मिले क्या बनाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग होती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले पोर्शन को जो है एक अलग से बनाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसको थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा शायद से। जैसे चलो मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूँ तो देखें तो होगा, जैसे कि अगर S और S की ओवरलैपिंग हो रही है तो उसकी ओवरलैपिंग कैसी होती है, ओवरलैपिंग इसकी कैसी होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। सीधा ये ओवरलैप कर जाएगा इस तरीके से। अगर इसके पॉजिटिव मिल रहे तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहे तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनते हैं हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में बनते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी बॉन्ड बनने की 0 हो जाती है। जैसे यहाँ देखें तो इस S का P पॉजिटिव और इस PX का पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा, पॉजिटिव ओवरलैप करेगा। इस S का पॉजिटिव और इस S का नेगेटिव क्या बनाएगा, हमारा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, जो कि नेगेटिव ओवरलैप होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। पॉजिटिव में कैसी होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। और
नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है हमारे को, ये इनकी स्प्लिटिंग होती है बेसिकली। जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे 1s सिग्मा 1s नीचे है, सिग्मा स्टार 1s ऊपर है, सिग्मा 2s नीचे, सिग्मा स्टार 2s ऊपर है, सिग्मा 2px 2py, सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz ये नीचे हैं। बट जो स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग वाले ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं इस तरीके से, लेकिन इनके अंदर डीजेनरेसी आती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हमारा है NO के बारे में पूछता है, N2 के बारे में पूछता है। तो N2 की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बनती है N2 की, इस तरीके से। अब N2 के पास कितने होंगे, N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 28 होंगे भाई, टोटल तो 28 होंगे ना मिला के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। तो ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, फिर पाई 2p, जो नाइट्रोजन है N2 कैसे जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा ना इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ये वाले, ये और ये वाले। तो पाई 2py और पाई 2pz ये वाले, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंडीशन बनती है यहाँ तक तो सब में सेम रहती है मोस्टली, बट यहाँ देखें तो थोड़ी चेंज हो जाती है इसके बाद से। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ देखो चेंज हो गई, इसमें अब ऑक्सीजन वाले में जो O2 मॉलिक्यूल इसके अंदर एक पाई बॉन्ड बनती है इससे पॉजिटिव, तो पाई 2py और पाई 2pz इस तरीके से। तो यहाँ पे चाली चेंजेस आ जाते हैं इस तरीके से। और इसमें अब जैसे NO मॉलिक्यूल है, लेट अस अंडरस्टैंड दी molecular orbital configuration of NO molecule. In case of NO molecule, nitrogen gives 7 electrons and oxygen gives 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करेंगे, बेसिकली हाइब्रिडेशन दिखाएंगे और ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे। नाइट्रोजन गिव्स 7 इलेक्ट्रॉन तो बता दी मैंने। सो द NO molecule हैज़ अ टोटल ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स molecular orbital configuration कैन बी गिवन एज। अब इसकी कन्फिगरेशन कैसे होगी देखते हैं। अगर इसमें एक भी अनपेयर आ जाएगा तो क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक, यानी कि उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये अनपेयर दिख रहा है हमारे को, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा NO मॉलिक्यूल। अब बट जो NO प्लस होता है, NO प्लस में क्योंकि अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे पेयरिंग होगी प्रॉपर, यहाँ पे कोई भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, स्टेट वेदर NO इज पैरामैग्नेटिक और नॉट। तो SAQ-7 में चलते हैं, अगर हम चलें तो क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। SAQ-7 में इट इज़ पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट 2p वाले एरिया में, 2p स्टार 2py वाले एरिया में। मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने दिखाई भी था शायद से वो वाली चीज़। तो यहाँ पे जो NO मॉलिक्यूल है, अब पूछ भी CO को भी सकता है ये, देखो यहाँ पे 2py वाले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पाई 2py, पाई स्टार 2py वाले में, पाई स्टार 2py वाले में। तो इसके थ्रू आप आंसर अपना लिख सकते हो कि NO मॉलिक्यूल कैसा होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। बट जो NO प्लस है, क्योंकि उसमें से यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, NO प्लस। ऐसे ही CO के बारे में देख सकते हैं। CO, अब CO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो कार्बन हमारा देगा 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन देगा 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात, सेम यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये भी कैसा होगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट भी दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कैसे अरेंजमेंट होती है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो में, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, गुड बाय।